नमस्कार साथियों, आप सभी को नमस्कार। पिछली कक्षा में हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। स्वरों के वर्गीकरण में हमने 3 आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। एक तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, एक उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण और तीसरा पढ़ा था हमने नासिका के उपयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का चौथा वर्गीकरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उनमें से जाति या वर्ग के आधार, जाति या वर्ग के आधार, जाति या वर्ग के आधार पर वर्गीकरण आज अपन पढ़ेंगे। तो ये जाति या वर्ग के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 2 भागों में। कौन कौन से? पहला है सजातीय स्वर, सजातीय स्वर या इसे सवर्ण स्वर भी कहते हैं। सजातीय स्वर या सवर्ण स्वर। दूसरा भेद है विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। तो वे स्वर जो एक ही जाति के हों वो सजातीय स्वर कहलाते हैं, और वे स्वर जो एक ही जाति के नहीं होते वो विजातीय स्वर कहलाते हैं। तो यहाँ पर जाति से तात्पर्य है कि वे स्वर जो मुख के एक ही भाग से उच्चारित होते हों उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं, और वे स्वर जो मुख के एक भाग से उच्चारित न होकर के मुख के अलग अलग भागों से उच्चारित होते हैं उन्हें विजातीय स्वर कहा जाता है। या वे स्वर जिनका उच्चारण स्थान और अभ्यंतर यत्न समान होता है उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं, या वे स्वर जिनका उच्चारण स्थान और अभ्यंतर यत्न समान नहीं होता उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। अब सजातीय स्वर कौन कौन से हैं? तो सजातीय स्वर हैं ए और आ, ई और ई, उ और उ। ये सजातीय स्वर है क्योंकि इनका जो ये मुख के एक ही भाग से उच्चारित हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? मुख के एक भाग से। ए और आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ये कंठ से उच्चारित हो रहे हैं। ई और ई ये तालु से उच्चारित हो रहे हैं, और उ ये ओष्ठों से उच्चारित हो रहे हैं। तो ये मुख के एक भाग से उच्चारित होने के कारण ये क्या है? सजातीय स्वर है। अब विजातीय स्वर कौन कौन से हैं? जैसे ए और ई, ये विजातीय स्वर है क्योंकि ये ए कंठ से उच्चारित हो रहा है और ई तालु से उच्चारित हो रहा है। इसके बाद ए और उ ये विजातीय है क्योंकि ये मुख के अलग अलग भागों से उच्चारित हो रहे हैं। ए और आई, ओ और औ ये विजातीय स्वर है। देखिए, ए उच्चारण स्थान कंठ तालु है, आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, मतलब ये एक भाग से उच्चारित नहीं हो रहे हैं, कंठ से और तालु से 2 से उच्चारित हो रहे हैं। इसलिए हालांकि दोनों का ही कंठ तालु है, ए का और आई का, लेकिन ये मुख के एक भाग से उच्चारित नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये विजातीय स्वर हैं। इसी प्रकार से कंठोष्ठ ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, तो ये मुख के एक भाग से उच्चारित नहीं हो रहे हैं, ये कंठ से भी हो रहे हैं और ओष्ठों से भी हो रहे हैं। अपन ने परिभाषा सीधे तौर पर क्या पढ़ी थी कि वे स्वर जो मुख के एक भाग से उच्चारित होते हों वो सजातीय स्वर कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, ए का कंठ से उच्चारित हो रहा है, ई तालु से उच्चारित हो रहा है, ये कंठ से उच्चारित हो रहा है, ये ओष्ठों से उच्चारित हो रहा है, और ए और आई कंठ तालु से उच्चारित हो रहे हैं,
और ओ और औ कंठोष्ठ से उच्चारित हो रहे हैं, इसलिए ये विजातीय स्वर हैं। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन आया है कि निम्न में से विजातीय स्वर है, जोड़ा दे दिया ए आ, एक ऑप्शन ए आ था, ई ई उ ऊ ए ऐ। इनमें से विजातीय स्वर कौन से है? तो यहां पर विजातीय स्वर ए और ऐ होगा। ए और आ सहजातीय स्वर हैं, ई और ई सहजातीय स्वर हैं, और ऊ सहजातीय स्वर हैं। ये मेरे हिसाब से आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि वे स्वर जिनका उच्चारण मुख के किसी एक भाग से उच्चारित होते हैं वो स्वर क्या कहलाते हैं? सहजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे ए का उच्चारण मतलब मुख के कंठ से उच्चारित होता है, आ भी कंठ से उच्चारित हो रहा है, ई तालु से उच्चारित होता है, ई तालु से उच्चारित होता है, ऊ ओष्ठों से उच्चारित होता है, इसलिए इनका ये मुख के एक भाग से उच्चारित हो रहे हैं, इसलिए ये सहजातीय स्वर है। जबकि ए और ऐ और ओ और औ मुख के एक भाग से उच्चारित नहीं होते, इसलिए ये क्या है? विजातीय स्वर है। दूसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे हम जिह्वा, जिह्वा की स्थिति के आधार की स्थिति के आधार पर तो जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? अग्रस्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर, मध्य स्वर, और तीसरा है पश्च स्वर, पश्च स्वर। जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख का जीभ का आगे का भाग अधिक सक्रिय होता है वो अग्रस्वर कहलाते हैं, और वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग ज्यादा सक्रिय रहता है वो मध्य स्वर कहलाते हैं, और वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग मतलब पीछे का भाग ज्यादा सक्रिय रहता है वो पश्च स्वर कहलाते हैं। तो देखिए सीधी सादी परिभाषा है इनकी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का आगे का भाग ज्यादा सक्रिय होता है तो वो अग्रस्वर कहलाते हैं, और वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग ज्यादा सक्रिय होता है तो वो मध्य स्वर कहलाते हैं, और वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पीछे का भाग ज्यादा सक्रिय होता है तो वो पश्च स्वर कहलाते हैं। तो इसकी देखिए एक सारणी है, ये आप दिमाग में बैठा लो, ये आपके बहुत काम आएगी। ये सारणी का यदि आप मानसिक चित्रण बना लोगे, इसको सही तरीके से यदि फीड कर लोगे आपके दिमाग में, तो ये स्वरों के वर्गीकरण में आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होगी। इस प्रकार से सारणी बना, ये इस सारणी में आपको यहां पर ई ई उ उ ए ओ आई औ, यहां पर लिख दो आप आ, यहां लिख दो ए, और यहां पर आप एक स्वर और है आगत स्वर, हिंदी में आगत स्वर, उसको लिख सकते हो आप।
हिंदी भाषा में एक ही स्वर है जो अन्य भाषा से आया है, अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आया है, इसलिए जो ये ओ है डॉक्टर वाला, इसको आगत स्वर कहा जाता है। जैसे डॉक्टर में जो ये लगाया जाता है ओ, ये आगत स्वर है। हॉल में ये क्या है? आगत स्वर है। तो ये सारणी आप आपके दिमाग में अच्छी तरीके से फीड कर लो, क्यों ये आपके बहुत ही काम आएगी। तो देखिए, अग्र स्वर, ये सभी जो स्वर हैं ई, ए, ऐ, ये अग्र स्वर है। ये मध्य वाला है, ये मध्य स्वर है। और पीछे के जो ये हैं, ये पश्च स्वर है। क्या है? पश्च स्वर। आगे वाले अग्र स्वर हो गए, मध्य वाला ए है, ये मध्य स्वर हो गया, और जो पीछे वाले हैं ये पश्च स्वर हो गए। जो ये ए है, इसको केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। ये नोट डाल के लिख लो आप, केंद्रीय स्वर। केंद्रीय स्वर, केंद्रीय स्वर कैसे कहा जाता है? ए को, ए को केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है। और आगत स्वर हिंदी में, आगत स्वर हिंदी में आगत स्वर कौन सा है? ओ। किस भाषा से आया है ये? अंग्रेजी भाषा से। हिंदी में किस भाषा से आया है? अंग्रेजी भाषा से। तो ये आपको ध्यान रखना है, विशेषकर ये सारणी आपके आगे जो वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन, उसमें भी काम आने वाली है, इसलिए ये सारणी को आप सही तरीके से आपके दिमाग में बैठा लो। अगला वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन ओष्ठों की, ओष्ठों की आकृति के आधार पर, ओष्ठों की आकृति के आधार पर, के आधार पर, ओष्ठों की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ओष्ठों की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? दो भेद। कितने भेद होते हैं? दो भेद। कौन कौन से? एक तो वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर, या वृत्तमुखी स्वर, वृत्तमुखी स्वर। दूसरा है अवृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, या अवृत्तमुखी स्वर। तो ओष्ठों की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, एक तो वृत्ताकार स्वर और एक अवृत्ताकार स्वर। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ गोल हो जाते हैं, वृत्ताकार हो जाते हैं, उन स्वरों को वृत्ताकार स्वर कहते हैं। और वे स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ गोल न होकर के फैल जाते हैं, उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो परिभाषा तो इनकी नाम से ही पहचानने में आ रही है। अब अपन को दोबारा वही सारणी बनानी, इस तरीके से आप दो तीन बार ये सारणी बनाओ, आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। इस तरीके से, ठीक है। अब अपन को स्वर उसी हिसाब से जमाने, ई, ई, उ, ऊ, ए, ओ, आई, औ, ए, आ और ये ओ, इस प्रकार से बना लिया आपने सारणी। अब इसमें वृत्ताकार स्वर कौन कौन से हैं? तो देखिए, आप उच्चारण करके अपने यथास्थान पर जहां पर भी आप बैठे हुए हो, क्लास ले रहे हो, उसी जगह पर बैठ करके आप उच्चारित करो, साथ में प्रैक्टिकल करो। आप आपको लग जाएगा कि भाई जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोल हो रहे हैं, उनकी आकृति गोल हो रही है, अर्थात वृत्ताकार हो रही है, तो वो क्या है? वृत्ताकार स्वर हैं। जैसे देखिए, आप उच्चारित करो ऊ, ऊ, ओष्ठ गोल हो रहे हैं। ओ,
औ, ओ, ये क्या है? ये सभी वृत्ताकार स्वर है। क्या है ये? वृत्ताकार स्वर या वृत्तमुखी स्वर है। बाकी के जो शेष बचे हैं ये अवृत्ताकार स्वर हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में ओष्ठों की आकृति गोल नहीं हो रही है, इसलिए ये क्या है? अवृत्ताकार स्वर है। और इधर के जो ये 5 हैं ये क्या है? वृत्ताकार स्वर है। तो ये सारणी आप बिल्कुल सही तरीके से आपके दिमाग में बैठा लीजिए। अगला वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन मुख के खुलने या बंद होने के आधार। मुख के खुलने या बंद होने के आधार। मुख के खुलने या बंद होने के आधार। तो मुख के खुलने या बंद होने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, संवृत स्वर, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, और चौथा भेद है विपरीत स्वर। विपरीत स्वर। बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, 4 स्वर दे दिए जाते हैं, उनमें से पूछा जाता है इनमें से संवृत स्वर कौन सा है, अर्ध संवृत स्वर कौन सा है, विवृत स्वर कौन सा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। परिभाषा है संवृत स्वर। संवृत का अर्थ होता है ढका हुआ अर्थात बंद। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, प्राय ढका सा रहता है, उन स्वरों को संवृत स्वर कहते हैं। और वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख संवृत की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा खुलता है, उन्हें क्या कहा जाता है? अर्ध संवृत स्वर। और वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवृत की अपेक्षा कम खुलता है, उन्हें अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। और वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख सबसे ज्यादा खुलता है, उन्हें क्या कहा जाता है? विवृत स्वर कहा जाता है। तो देखिए, वो ही सारणी आपको बनानी। आप सारणी को बिल्कुल रट लो इसको। ये स्वरों के वर्गीकरण में आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होगी। इस प्रकार से बना लिया आपने। इसके बाद आपको इस प्रकार से बना, ठीक है। अब यहां पर आप लिखोगे ई और ई, उ, उ, ए, ओ, आई, औ, ए, ओ, और ये आ। ठीक है। अब देखिए आप, ये ई, ई, उ, उ, ये संवृत स्वर है। क्या है? संवृत स्वर। इनके उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है। ई, ई, उ, उ। ए और ओ ये अर्ध संवृत स्वर है। इनके उच्चारण में मुख संवृत की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा खुलता है। आई, औ, ए और ओ अंग्रेजी भाषा का आगत स्वर, ये अर्ध विवृत स्वर है। इनके उच्चारण में जो मुख है वो विवृत की अपेक्षा थोड़ा कम खुलता है।
और जो आ है ये विवृत स्वर है, इसके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है। बेस स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुलता हो उसे क्या कहते हैं? विवृत स्वर। तो सबसे ज्यादा आप उच्चारण करके देखो, आ के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, इसलिए ये आ क्या है? विवृत स्वर है। अब अपन स्वरों के जो वर्गीकरण थे उनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। उच्चारण जो स्थान है स्वरों का, इसके बारे में हम जब व्यंजनों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तभी स्वरों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। तो देखिए स्वरों का वर्गीकरण हम पढ़ चुके हैं। तो हमने पढ़ा था पहला वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है मूल स्वर, मूल स्वर, और दूसरा है संधि स्वर। इनके बारे में पहले हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर। तो उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और प्लुत स्वर। इसके बाद पढ़ा था हमने नासिका के उपयोग के आधार पर, नासिका के उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं? दो। अनुनासिक, अनुनासिक स्वर, और अननुनासिक स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जो प्राण वायु है वह मुख के साथ नाक से भी बाहर निकलती है, वो अनुनासिक होते हैं। और जो सभी स्वरों में यदि चंद्र बिंदु लगा दिया जाए तो वो अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। और अननुनासिक वे स्वर जिनके उच्चारण में जो हवा है वो मुख के रास्ते ही बाहर निकलती है तो वो अननुनासिक स्वर कहलाते हैं। और जो सभी स्वर हैं अपनी मूल अवस्था में अननुनासिक स्वर होते हैं। इसके बाद जाति, जाति या वर्ग के आधार पर, जाति या वर्ग के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था। तो इसके आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। पहला है सजातीय स्वर, सजातीय स्वर, और दूसरा है विजातीय स्वर। देखिए रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान से देखना है आपको। विजातीय स्वर ये हो गया जाति या वर्ग के आधार पर। इसके बाद जिह्वा की स्थिति के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हुए? तीन प्रकार के। अग्रस्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर, मध्य स्वर, और पश्च स्वर, और पश्च स्वर। इसके बाद हमने पढ़ा था छठा वर्गीकरण, मुख के खुलने या बंद होने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिए मुख के खुलने, मुख के खुलने या बंद होने के आधार, मुख के खुलने या बंद होने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं। समृत, समृत स्वर, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर,
अर्धविपरीत स्वर, अर्धविपरीत स्वर, और विपरीत स्वर। देखिए, हमने जो स्वरों के वर्गीकरण पढ़े हैं, एग्जाम में किसी भी एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, इसलिए हमने बड़ी बारीकी के साथ जितने आधारों पर स्वरों के वर्गीकरण किए हैं उनको हमने बड़ी बारीकी के साथ, बड़े धैर्य के साथ यहाँ पर अध्ययन किया है। तो ये आपको वर्गीकरण ध्यान रखना है। एक मैंने आपको बताई थी जो सारणी, जो टेबल थी स्वरों की, वो आपको सही तरीके से, अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेनी है। मैं उसको एक बार और बता देता हूँ। ई, ई, उ, ऊ, ए, ओ, आई, औ, ए, ओ, आ। ये सारणी आपको ध्यान रखनी है। जैसे जिह्वा की स्थिति के आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था, तो ये अग्र स्वर हो गया, ये मध्य स्वर हो गया, और ये पश्च स्वर हो गए, ये पश्च स्वर हो गए। ठीक है। इसके बाद हमने मुख के खुलने या बंद होने के आधार पर पढ़ा था, तो ये समृत स्वर हो गए, अर्ध समृत स्वर हो गए, अर्ध विवृत स्वर हो गए, और ये विवृत स्वर हो गए। हमने ओष्ठों की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था, तो ये वृत्ताकार स्वर हो गए। बाकी के जो शेष बचे हैं ये अवृत्ताकार स्वर हैं। तो इस आधार पर यदि ये जो स्वरों की जो टेबल है ये आपको अच्छी तरीके से याद हो गई, तो स्वरों का जो वर्गीकरण है उनको, स्वरों के भेदों को याद करने में आपको परेशानी नहीं आएगी। ठीक है।